हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रोहित में। आज हम पढ़ेंगे फिर से यूपी डीएलएड के द्वितीय सेमेस्टर के पंचम प्रश्न पत्र जो कि है आपके सामाजिक अध्ययन का। और ये पेपर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। पहले पार्ट में हम 2023 से 20 के बीच में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उसको एक एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल तरीके से समझा है। यदि आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा तो आप देख लें, क्योंकि हमने केवल प्रश्न को पढ़ा ही नहीं है, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी किया है। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की भी सभी क्लासेस उपलब्ध हैं, आप उसे देख सकते हैं। मैथ की अभी हाल फिलहाल में अपलोड किया है, उसको भी आप देख लो, बहुत ही अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। 2 पार्ट में 2023 से 15 के बीच में जितने प्रश्न मैथ में पूछे गए सबको सॉल्व कराया हमने बहुत डिटेल तरीके से, तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, इसको जूम कर लेते थोड़ा। यहीं पे हमने छोड़ा था पहले वाले पार्ट को। सम्राट अशोक के पिता थे, तो जो सम्राट अशोक हैं इनके पिता कौन थे, तो आप कहेंगे बिंदुसार थे। कौन थे? बिंदुसार, जो कि मौर्य वंश के द्वितीय शासक थे। और पहले शासक कौन थे, तो पहले नंबर के कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो अशोक के पिता का नाम पूछा जाए तो कौन है? बिंदुसार। अब बिंदुसार के पिता का नाम तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि 321 ईसा पूर्व 321 ईसा पूर्व जो है नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की थी? तो 321 ईसा पूर्व में की थी। किसको हराकर? तो आप कहेंगे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर की थी। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? अशोक के पिता का नाम। तो अशोक के पिता का नाम तो आप कहेंगे बिंदुसार। ठीक है। और अशोक किस नंबर के शासक थे? तो मौर्य काल के तीसरे नंबर के शासक कौन थे? अशोक थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। बाघ की गुफाएं हैं, तो जो बाघ की गुफाएं हैं ये कहाँ हैं? तो आप कहेंगे बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, जिसे हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में भी धार जिले में जो है स्थित है बाघ की गुफाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो आप कहेंगे मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त जी। कौन है? विशाख दत्त थे। ठीक है ना। आप बताएंगे कालिदास की रचना और शूद्रक की रचना। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएंगे आप, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पार्ट में हम बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो जो गुप्त काल थी जिसकी स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे गुप्त काल की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। और इसकी जो है भाषा की बात करें तो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो गुप्त काल की भाषा क्या थी? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई किसने? इल्तुतमिश ने, रजिया ने, नासिरुद्दीन महमूद ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने इसमें से सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई थी? तो आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी। और इसी ने जो है घोड़ों पर जो है दाग लगाने के भी, है ना, घोड़े पर चिन्ह लगाते थे जिन्हें दाग प्रथा कहते हैं, उसको भी इसी ने शुरू किया था, मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने। तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने जो है सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली प्रारंभ की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पृथ्वीराज रासो जो कि किसकी रचना है? तो आप बताएंगे चंद्रबरदाई की। पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई की रचना है। और इसमें बताई गई है राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है ये कहाँ से हुई है? तो अग्निकुंड से। कहाँ से मानी गई है? अग्निकुंड से। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? तो आप कहेंगे अग्निकुंड से मानी गई है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन? तो आप कहेंगे चंद्रबरदाई। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो जो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हैं थे, मतलब कि हैं कहाँ थे? जो सूफी संत कौन? निजामुद्दीन औलिया, इनकी दरगाह कहाँ है? तो आप कहेंगे जो हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो है दरगाह कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में है। कहाँ पे है? सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो आप कहेंगे दिल्ली में है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? तो ये जो है पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह शहर मामल्लपुरम, जिसे हम महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, है ना, ये था पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह था।
ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है महाबलीपुरम, जिसका पुराना नाम क्या था, तो आप कहेंगे मामल्लपुरम था। ठीक है, ये पल्लवों का क्या था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसमें कि तो अच्छा एक अभी क्वेश्चन इसमें बचा है, एक और है, देख लेते हैं। सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? सल्तनत काल में प्रांत को कहा जाता था इक्ता। क्या कहते थे? तो आप कहेंगे सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता। और इक्ता का अर्थ क्या होता था, भूमि आवंटन करना। ठीक है ना। और ये किसके, इक्ता प्रथा किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता प्रथा का प्रारंभ हुआ था। तो इतना याद रखेंगे, सल्तनत काल में प्रांत को क्या कहते थे? तो आप कहेंगे इक्ता कहते थे। और इक्ता का मतलब क्या होता था, भूमि आवंटन और शासन करने का एक तरीका था। ये भूमि को आवंटन करने का और शासन करने का एक तरीका था। और इक्ता का जो है, इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? तो आप कहेंगे जो है इल्तुतमिश ने किया था, या इल्तुतमिश के शासनकाल में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। इतना याद रखेंगे आप इस प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका, भूकंप नापने की इकाई क्या है? तो भूकंप नापने की इकाई इसमें से क्या है? तो आप सबको पता होगा, रिक्टर है ना। रिक्टर स्केल पर जो है भूकंप को मापा जाता है। तो भूकंप का मापन किससे करते हैं? तो आप कहेंगे रिक्टर पैमाने पर जो है भूकंप को मापा जाता है। अन्य उपकरण भी हैं जिससे भूकंप की तीव्रता अगर पूछ ले, भूकंप की तीव्रता नापने की इकाई, तो सीस्मोग्राफ भी है। ठीक है ना। चलिए, इसमें सीस्मोग्राफ तो दिया नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, रिक्टर हो जाएगा। रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापा जाता है। अगला संगमरमर है। संगमरमर कैसा, इसमें से पूछ रहा शैल है, क्या रूपांतरित है, आग्नेय है, परतदार है या फिर मिट्टी है? तो बताएं क्या सही होना चाहिए आपके अनुसार। पहले आप आंसर दें, क्या सही होना चाहिए। तो जो संगमरमर है ये कैसा होता है? तो ये होता है परतदार शैल। कैसा होता है? परतदार, मतलब यह एक कायांतरिक शैल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है मुख्य रूप से। ठीक है, संगमरमर जिसका सूत्र अगर पूछे विज्ञान में है आपके, तो क्या होता है, मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है ना। ये लेयर बाय लेयर होती है संगमरमर, तो यह एक परतदार शैल है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन है, समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भाग को क्या कहते हैं? तो समुद्र तल से उठे हुए विशालतम भाग को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे उसे कहते हैं महाद्वीप कहते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कितने महाद्वीप हैं, है ना। और ये बताएंगे कि एशिया, भारत जो है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? अगला क्वेश्चन, क्योंकि महाद्वीप से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पक्का है एकदम। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है इसमें? तो सबसे बड़ा महासागर कौन होता है? तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर। और सबसे गहरा महासागर पूछे तो भी यही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है ना। नीति निर्देशक तत्व जिसे हम क्या कहते हैं, DPSP कहते हैं। DPSP कहते हैं। ये कहाँ से, किस देश के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है? तो आप बताएंगे इसे ग्रहण किया गया है आयरलैंड के संविधान से, है ना। तो DPSP को कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो आप कहेंगे आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व, है ना, जिनका आर्टिकल कहाँ है? आर्टिकल 36 से 51 तक, इसके बीच में कौन है? ये आपका है नीति निर्देशक तत्व। अब देखो, भाग अगर पूछ ले तो किस भाग में होगा ये? तो ये अगर आप देखो, भाग 1 जो है कहाँ से है? 1 से लेकर 5 तक भाग 1 है नागरिकता। भाग 2 में कहाँ से है? तो आप कहेंगे 6 से लेकर 11 तक। ठीक है, 6 से 11 भाग 2 है। उसके बाद 12 से 35 आपका है मौलिक अधिकार वाला, है ना, तीसरे में है। और 36 से 51 में क्या है? भाग 4 में। तो आप कहेंगे DPSP है, मतलब कि नीति निर्देशक तत्व है। कहाँ से लिया गया है? तो आप कहेंगे जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 74 नंबर, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे क्या साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है? नहीं भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है निजी और सार्वजनिक दोनों का क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? गुप्त समोत का प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन है कि गुप्त समोत का प्रारंभ किसने किया था? तो बताएं आपके अनुसार क्या होना चाहिए सही? गुप्त वंश का जो है प्रारंभ किसने किया था? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समोत की शुरुआत की थी, है ना। कब की थी ये पूछ ले अगर, तो आप कहोगे 319 से लेकर 320 ईस्वी में की थी। ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी में। तो 319 से 320 ईस्वी में गुप्त समोत का प्रारंभ किसने किया? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था।
जबकि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो मैंने बताया ये आपके मौर्य वंश के क्या है, संस्थापक हैं, जिन्होंने 321 ईस्वी में ईसा पूर्व में किसको हराकर, तो आप कहेंगे नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किया था। अगला, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी। कैसी घोषणा की, इसमें से भेरी घोष की, धर्म घोष की, या भेरी घोष और धर्म घोष, या इनमें से कोई नहीं, क्या सही होना चाहिए? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने इसमें से किसकी घोषणा की थी? तो आप बताएंगे कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष, किसकी? धर्म घोष की घोषणा कर दी थी। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है, मतलब कि गुप्त काल में कौन सी स्वर्ण मुद्रा चलती थी? तो आप कहेंगे गुप्त काल जिसकी स्थापना श्री गुप्त ने की थी, तो उस समय जो है क्या चलती थी? तो आप कहेंगे कि दिनार। तो क्या थी? तो आप कहेंगे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या थी? दिनार थी। ठीक है, दिनार किसको कहते थे? तो ये सोने के सिक्के रहते थे, उसी को क्या कहते थे? दिनार कहा जाता था। अगला, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तो पहले पार्ट में इसका बहुत हम डिटेल एक्सप्लेनेशन किए थे। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 ईस्वी में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। 1191 और ये युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और बात करें पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी और आप याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था? तो आप कहेंगे इसमें विजयी हुआ था पृथ्वीराज चौहान 1191 ईस्वी वाले में। और जो 1192 हुआ इसमें जो है विजयी हुआ मोहम्मद गौरी, और इसने कहा जाता है कि इसकी आत्महत्या कर दी। आत्महत्या नहीं, इसकी हत्या कर दी थी किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है ना, आत्महत्या तो गलत बोल दिया आपने, सॉरी। ठीक है, तो आप कहेंगे तराइन का जो है प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 ईस्वी में। 1191 में जो हुआ था इसमें कौन विजयी हुआ? तो आप कहेंगे इसमें विजयी हुए थे जो है पृथ्वीराज चौहान जी, और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। लेकिन दूसरे वाले में कौन? तो आप कहेंगे मोहम्मद गौरी जीत गया था और जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। क्या पहला सही होगा? महमूद गजनबी और पृथ्वीराज चौहान गलत है। मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले पेज पे। अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं दे, लेकिन हमने बता दिया, आपको याद हो जाएगा आराम से किसके बीच में हुआ था। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ स्थित है? राजस्थान के माउंट आबू में। पल्लवों के लिए प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? तो आप कहेंगे ये निर्मित है महाबलीपुरम में। कहाँ है? महाबलीपुरम। अगला, गीत गोविंद के रचयिता हैं। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे जयदेव हैं। कौन है? जयदेव। ठीक है, और इनकी रचना मलिक मोहम्मद जो जायसी हैं, इनकी रचना है क्या? पद्मावत, जो कि बहुत ही फेमस है। अमीर खुसरो की रचना आप कमेंट में बताएंगे क्या है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और आपको भी जब आप कमेंट करते हैं तो आपको भी बहुत सारे प्रश्न जो है याद हो जाते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे इसमें से? तो जो कृष्णदेव राय थे, है ना, इनके दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो उनका नाम, उनको कहा जाता था 8 तेलुगु कवि। क्या कहते थे? 8 तेलुगु कवि। मानसूनी पवन कहलाती है। तो इसमें से मानसूनी पवन क्या कहलाती है? तो मानसूनी पवन किसे कहते हैं? मौसमी पवन को मानसूनी पवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है पहले पार्ट में अगर देखे होंगे तो आप, वायुमंडल के सबसे अधिक, वायुमंडल में रहेगा, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो आप पढ़ाए हैं नाइट्रोजन गैस, लगभग कितनी? 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% तक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 2019 के प्रश्न चल रहे हैं। 19 में दोबारा पेपर हुआ था, मतलब 2 बार हुआ था। तो पहला हम कर दिए, दूसरा चल रहा है। 66.5 है ना, यहाँ 68 नहीं डिग्री होगा, से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला कटिबंध क्या कहलाता है? 66.5 डिग्री से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है शीतोष्ण। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। भारतीय संविधान में सूचियाँ हैं, तो कितनी? तो आप कहेंगे भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो सूची की बात कर रहे हैं, अनुसूची नहीं है, तो कितनी है? तो आप कहेंगे 3। कितनी है? 3 है। आगे बढ़ते हैं हम। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हम कल भी पढ़े थे, मतलब कि कल क्या, इसके पहले पार्ट में पढ़े थे। तो कौन? भीमराव अम्बेडकर जी, और कल ही पढ़े थे बिल्कुल। ठीक है, जबकि जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये क्या थे? तो आप कहोगे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, और जो सरदार पटेल हैं, इन जिनको हम लौह पुरुष कहते हैं, है ना, इनकी प्रतिमा को बनाया गया है कहाँ पे? तो आप कहेंगे गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो अर्थव्यवस्था में जो पूंजी का बाजार है ये बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज बनाता है। अगला, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का इसमें कौन सा है? मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का कार्य क्या है ये पूछ रहा है। तो आप कहेंगे प्रमुख कार्य होता है। मूल्य मापक में कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो कल ये पढ़े थे, पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड है। 1025 से 26 ईस्वी में किया था, है ना। इसने लगभग 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 1000 से 1026 के बीच में। 26 में तो इसकी मृत्यु हो गई थी, 1025 तक इसने लगभग 17 बार आक्रमण किया था, है ना। इसने गुजरात के जो है सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला, तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? ये वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया। तराइन का युद्ध पृथ्वी चौहान और मैंने बताया था मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आप कहेंगे गुलाम वंश का जो प्रथम सुल्तान है वो कौन था? तो कल ये भी पढ़े थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना भी की थी। अगला, जो ऐबक है ये इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक कब बना? तो आप कहेंगे गयासुद्दीन जो बलबन है ये दिल्ली का शासक बना था 1266 ईस्वी में। कब बना था? 1266 ईस्वी में। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोधी वंश की स्थापना इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे तालीकोटा का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 2017 के प्रश्न चल रहे हैं क्योंकि 18वें पेपर हुआ नहीं था। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में प्रांतों को कितने प्रांत में बांटा गया था? तो आप कहेंगे 6 प्रांतों में बांटा गया था, है ना। अगला, विजयनगर की अगर स्थापना पूछ रहे तो किसने की थी? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो बताएंगे आप पृथ्वी का आकार कैसा होना चाहिए? तो पूरा तरह से गोल तो है नहीं, फिलहाल अंडाकार है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन दिया नहीं तो गोल ही मानेंगे हम। अगला, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है, इसमें से कौन है? कि भारत में गर्मी के महीने में बारिश होती है। तो आप कहेंगे जो मानसूनी हवाएं हैं ये मुख्य कारण है ना। ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण मानसूनी हवाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू किया गया, है ना। तो संविधान कब लागू किया गया था? तो आप बताएंगे संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 में। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। अगला, सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? तो आप कहेंगे सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था वो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें जो है लगभग 2017 तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर कर लेंगे और जो अगले पार्ट में जो बचे हैं उन सभी को कवर कर लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो आप कहेंगे मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? तो उनका नाम था बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त। जबकि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप कहोगे 321 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी ग्रहानंद को हराकर। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो आप कहेंगे 319 ईसा, है ना, 319 ईस्वी, मतलब ईस्वी लिखा है। अगला, दशावतार मंदिर कहाँ है? तो दशावतार जो मंदिर है ये देवगढ़ में है। कहाँ है? देवगढ़ में है। और जो खजुराहो है इसके बारे में कल पढ़े थे। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश की स्थापना आसान है, गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने की थी। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? कल भी पढ़े थे प्रश्न। तो अजमेर में किसकी दरगाह है? तो आप कहेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। जबकि सलीम चिश्ती की दरगाह पूछे तो कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। इसमें हम 2017 तक के जितने प्रश्न पूछे गए तो उनको कवर कर लिए। अब जो 16 और 15 में पूछे गए थे वो बचे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में उनको भी कवर कर लेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये आप करेंगे, सपोर्ट तो करेंगे भाई, है ना। सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि समय बहुत लगता है, आपको पता ही होगा, मेहनत भी बहुत लगती है एक क्लास को बनाने में।
बहुत ही जल्द जो है हम भी डिजिटली सब कर देंगे, लाइव क्लास होंगी आपकी, है ना। कुछ समय की बातें हैं, इस सेमेस्टर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट से आपका ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।